तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका अनअकैडमी के शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमने एग्रीकल्चर चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और आज हम उसका लेक्चर 2 पढ़ने वाले हैं और यही लेक्चर आज इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर भी होने वाला है। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, एक बार हम फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं बेटा। हमने एग्रीकल्चर के सिग्निफिकेंस को समझा बेटा, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि आखिर एग्रीकल्चर की सिग्निफिकेंस क्या है। उसके बाद हमने देखा बेटा कि 3 टाइप्स ऑफ फार्मिंग, जिसमें हमने प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो कि एक ओल्ड मेथड है, हमने एक इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग पढ़ा जिसमें हायर पॉपुलेशन एरियाज में किया जाता है, और एक हमने कॉमर्शियल फार्मिंग पढ़ी बेटा, इसमें मॉडर्न फार्मिंग इनपुट्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा बेटा, 3 सीजन्स के बारे में पढ़ा, क्रॉपिंग सीजन्स के बारे में, जिसमें हमने रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप और जैद क्रॉप्स के बारे में पढ़ा बेटा हमने। उसके बाद हमने क्या बात करी बेटा, उसके बाद हमने बात करी क्रॉप्स के बारे में कि एक होती है फूड क्रॉप्स विद ग्रेन्स, एक होती है फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, और एक होती है नॉन फूड क्रॉप्स जो हम खाने के लिए ग्रो नहीं करते। तो लास्ट क्लास में हमने फूड क्रॉप्स विद ग्रेन्स के बारे में पढ़ लिया था, जैसे हमने राइस, व्हीट, मेज, मिलेट्स और पल्सेस के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना है फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, और साथ के साथ हमें नॉन फूड क्रॉप्स भी क्या करनी है बेटा, आज समझने की कोशिश करनी है। तो चलिए बेटा, बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं बेटा, इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हेलो, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, आज हम क्या पढ़ेंगे, फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, यानी कि ऐसे क्रॉप्स बेटा जिसमें अनाज शामिल नहीं होता है। राइस, व्हीट, मेज, ये तो अनाज एक तरीके से। अब हम पढ़ेंगे फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे बेटा शुगर केन। शुगर केन जिसे हम गन्ना भी कहते हैं। देखिए बेटा, ये ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप में ग्रो करी जाती है। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन कौन से होते हैं बेटा, जैसे ये हमारा अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री का, तो ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसके बीच का जो एरिया है बेटा, ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। यहां पे हम शुगर केन का कल्टीवेशन करते हैं बेटा। टेम्परेचर इसे चाहिए 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और जाहिर सी बात है बारिश इसको चाहिए होगी बेटा 75 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल के बीच में। और जहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज रिक्वायर्ड होती है, जहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज भरपूर मात्रा में अवेलेबल होती है, वहां पे ये कम रेनफॉल में भी क्या कर जाता है बेटा, ग्रो कर जाता है। क्योंकि रेनफॉल का काम क्या है भाई, फसल को पानी पहुंचाना। भाई अगर कहीं पे पानी मिल रहा है, नदी है, कैनाल है, या है ना नहर वगैरह से पानी आ रहा है, तो जाहिर सी बात है रेनफॉल कम होगी तो भी उससे क्या हो जाएगा, इरिगेशन हो जाएगा। और याद रखना बेटा, शुगर केन जो है वेराइटी ऑफ सॉइल्स पे ग्रो किया जाता है बेटा, और इसमें मैनुअल लेबर ज्यादा लगती है। यानी कि इसे सोइंग करने से लेकर हार्वेस्टिंग तक इसमें मैनुअल लेबर यानी कि हाथों से काम करने वाली लेबर इसमें ज्यादा लगती है बेटा। और इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। इंडिया जो है बेटा सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का आफ्टर ब्राजील। ब्राजील फर्स्ट नंबर पे आता है बेटा। और क्या क्या बनता है ऐसा शुगर केन से, तो शुगर केन से शुगर बनती है, गुड़ यानी कि जैगरी बन जाती है, खांदसरी, खांदसरी मतलब एक तरीके से शुगर का पाउडर है ना, चीनी का जो बूरा बनता है ना बेटा, बूरा शुगर पाउडर बन जाता है बेटा, और मोलेसिस, ये जो है शुगर केन से बनाए जाते हैं बेटा। और सर इंडिया में इसके मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं, तो बेटा यूपी याद रखना है। यूपी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया ऑफ शुगर केन। बाकी महाराष्ट्र में भी देखने को मिलता है, कर्नाटका में कल्टीवेशन होता है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा में भी सर क्या होता है बेटा, कल्टीवेशन होता है। तो याद रखना है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, 21 से 27 डिग्री के बीच में टेम्परेचर चाहिए, 75 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, जहां इरिगेशन फैसिलिटी है वहां कम रेनफॉल में काम हो जाएगा बेटा। हर तरह की सॉइल में ग्रो कर जाता है बेटा। शुगर बनता है, जैगरी बनता है, मोलेसिस बनता है, खांदसरी बनता है। सेकंड प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया बेटा पूरे वर्ल्ड में, फर्स्ट नंबर पे है ब्राजील। और इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है बेटा, तो यह है यूपी। ठीक है बेटा, तो शुगर केन में सिंपल सी चीजें आपको ये याद रखनी है। सेकंड देखिए बेटा, ऑयल सीड्स। अब बहुत सारी ऑयल्स के हम क्या निकालते हैं, सीड्स निकालते हैं, जैसे मूंगफली का तेल निकलता है, सरसों का तेल निकलता है, तिल का तेल निकलता है, सोयाबीन का तेल निकलता है, कोकोनट का तेल निकलता है। तो वैसे हम अब क्या पढ़ेंगे बेटा, ऑयल सीड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए 2008 या 2018 मान लो, इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंडनट का। किसकी बात हो रही है बेटा, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। ग्राउंडनट में अगर बात किया जाए बेटा, तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना का। और अगर रेप सीड प्रोडक्शन में बात की जाए, रेप सीड प्रोडक्शन का मतलब होता है ऐसे सीड्स बेटा जिनका ऑयल हम खाने के लिए निकालते हैं, जो एडिबल ऑयल निकलता है। तो ग्राउंडनट की कल्टीवेशन में देखा जाए तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना बेटा, लेकिन रेप सीड के प्रोडक्शन में इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो पहले पे है कनाडा या कनाडा जो अपन बोलते हैं, और सेकंड पे क्या है बेटा, चाइना। अब ध्यान रखिए बेटा, पूरे वर्ल्ड में जितना भी ऑयल सीड्स का कल्टीवेशन होता है, उसका 12% कल्टीवेशन जो है बेटा वो इंडिया से होता है। और इंडिया में कौन कौन से ऑयल सीड्स का कल्टीवेशन किया जाता है, तो ग्राउंडनट, मूंगफली, मस्टर्ड, सरसों, कोकोनट, नारियल हो गया, सेसमम, तिल, तिल का तेल आता है ना बेटा, तिल्ली होती है जो, जिसमें मकर संक्रांति में हम तिल्ली के लड्डू खाते हैं, उसका भी तेल निकलता है।
सोयाबीन, कैस्टर सीड्स हो गया बेटा, है ना, कॉटन सीड्स हो गए, लिनसीड हो गया बेटा, अलसी का तेल और सनफ्लावर का तेल भी निकलता है। बहुत सारे इसमें से तेल जो है बेटा वो क्या है बेटा, या तो हम खाने के लिए क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, और काफी सारे तेल का इस्तेमाल बेटा एज ए रॉ मटेरियल भी काम आता है। तो सर तेल का इस्तेमाल क्या क्या बनाने में किया जाता है, तो सोप बनाने में तेल का इस्तेमाल होता है बेटा, कॉस्मेटिक्स जो क्रीम्स आती है बेटा उसमें भी ऑयल डाला जाता है बेटा, और ऑइंटमेंट्स, ऑइंटमेंट्स का मतलब जो मलहम वगैरह बनाते हैं ना, जैसे किसी की चोट लग जाती है तो उसके ऊपर कोई मलहम लगाई जाती है ना, तो उसमें भी ऑयल का रिक्वायरमेंट होती है। अब इंपॉर्टेंट चीज समझनी बेटा कि ग्राउंडनट जो है बेटा वो खरीफ क्रॉप है। कौन सी क्रॉप है बेटा, खरीफ क्रॉप है, और इंडिया में जितना भी ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन किया जाता है उसमें 50% से ज्यादा ग्राउंडनट का ही कल्टीवेशन होता है। और ग्राउंडनट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है बेटा, गुजरात है। कौन है बेटा ग्राउंडनट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, गुजरात है। ग्राउंडनट का याद रखना, जी फॉर ग्राउंडनट और जी फॉर गुजरात। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बेटा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु बाद में है। लिनसीड और मस्टर्ड जो है बेटा वो राबी क्रॉप से। याद रखना ग्राउंडनट तो है खरीफ क्रॉप, और लिनसीड और मस्टर्ड क्रॉप यानी सरसों का जो क्रॉप है बेटा वो रबी क्रॉप से। सेसामम यानी कि तिल जो है बेटा वो नॉर्थ इंडिया में खरीफ के सीजन में ग्रो करी जाती है और साउथ इंडिया में रबी के सीजन में ग्रो करी जाती है। और साथ के साथ कैस्टर सीड्स का याद रखना है बेटा, कैस्टर सीड जो है बेटा वो रबी और खरीफ दोनों ही सीजन में ग्रो करी जाती है। तो ये आपको यहां पे याद रखना है बेटा, किससे रिलेटेड, ऑयल सीड से रिलेटेड आपको ये चीजें सारी की सारी यहां पे समझने की कोशिश करनी है। आगे देखिए बेटा टी। अब टी क्या हो रही है बेटा, चाय। चाय नहीं पियेंगे तो मजा नहीं आएगा। अभी मैं भी चाय पी के आ रहा हूं बेटा। तो याद रखना टी जो है बेटा वो प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहलाता है। हमने कॉमर्शियल फार्मिंग के अंदर पढ़ा था ना बेटा, प्लांटेशन एग्रीकल्चर में सिंगल क्रॉप ग्रोज ऑन ए लार्ज पीस ऑफ लैंड, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, टी कल्टीवेशन बोलते हैं। ठीक है, और ये बेवरेज क्रॉप है यानी कि पीने के लिए इस्तेमाल इसे किया जाता है। और इंडिया में से इंट्रोड्यूस किया था बेटा ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था इसे बेटा, लेकिन इंडिया के काफी सारे हिस्सों में बेटा टी का कल्टीवेशन किया जाता है। याद रखना बेटा टी का कल्टीवेशन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में किया जाता है और मोस्टली हिली एरियाज में से प्रैक्टिस किया जाता है ताकि पानी का फ्लो आगे बढ़ता रहे। अगर पानी एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा बेटा तो ये फसल खराब हो जाएगी, इसलिए वेल ड्रेन्ड सॉइल के ऊपर ही क्या किया जाता है बेटा, कल्टीवेट किया जाता है। ये बात ध्यान रखना बेटा। और जो फ्रीक्वेंट शावर्स होते हैं कि ज्यादा बारिश की रिक्वायरमेंट नहीं है, थोड़ी बहुत भी अगर बारिश पड़ जाएगी बेटा तो उसमें इसको बढ़िया हो जाएगा काम बेटा। और लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है, याद रखना बेटा इसमें लेबर ज्यादा लगती है क्योंकि इसमें क्या करता है, एक एक पत्ती को चुनना पड़ता है, फिर उसे सुखाया जाता है और फिर उसे इंडस्ट्री में भेजा जाता है प्रोसेसिंग करने के लिए ताकि टी की खुशबू बनी रहे। और मोस्टली याद रखना बेटा जो टी मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है बेटा, वो जो टी के जो बागान होते हैं उसके आसपास उसकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है ताकि जो वो पत्तियां होती है बेटा उसका जो एसेंस है वो क्या ना हो जाए बेटा, खत्म ना हो जाए। इसलिए उसकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी क्या रहती है बेटा, पास में ही रहती है और लेबर इंटेंसिव टेक्निक रहती है। ये बात ध्यान रखना बेटा, लेबर ज्यादा लगती है। और मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से बेटा, तो टी में लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है बेटा असम। दार्जिलिंग में भी होता है, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट यानी कि जो वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, केरला में भी होता है। लेकिन याद रखना लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है बेटा, असम। हिमाचल प्रदेश में भी देखेंगे, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश बेटा और त्रिपुरा में भी कल्टीवेशन होता है। और याद रखना इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, थर्ड नहीं है बेटा, इंडिया क्या है बेटा, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना। किसमें, चाय के कल्टीवेशन में। ये बात ध्यान रखना है बेटा, आफ्टर चाइना सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर क्या है बेटा, इंडिया है। और चाइना कौन है बेटा, फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। किसका बेटा, टी का। क्लियर है बेटा। तो याद रखना आपको हमने क्या क्या पढ़ा बेटा, अभी ऑयल सीड्स पढ़ लिया हमने, टी पढ़ लिया हमने, शुगर केन पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है बेटा कॉफी, कि कॉफी क्या चीज है। अब कॉफी का देखिए बेटा, तो कॉफी क्या है बेटा, 2008 में यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितना कॉफी का प्रोडक्शन होता है बेटा, तो इंडिया में कितना होता है पूरे वर्ल्ड का 3.2%। और इंडिया जो है अपनी कॉफी के लिए बहुत तगड़े तरीके से जाना जाता है। लेकिन सर इंडिया में कॉफी लेके कौन आया बेटा, तो यमन के व्यापारी लेके आए थे बेटा। और इंडिया में जो कॉफी पाई जाती है वो अरेबिक वेरायटी की पाई जाती है। याद रखना यमन के व्यापारियों ने कॉफी को इंट्रोड्यूस किया था बेटा इंडिया में। और जो अरेबिक वेरायटी की कॉफी का कल्टीवेशन यहाँ पे किया जाता है बेटा, पूरे वर्ल्ड में क्या है बेटा, फेमस है। और याद रखना वर्ल्ड राजस्थान इंडिया में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है बेटा, तो बाबा बुदान हिल्स। बाबा बुदान हिल्स कहां पे बेटा, ये कर्नाटका में है। कहां पे बेटा, कर्नाटका में है। ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है बेटा, बाबा बुदान हिल्स कर्नाटका का बेटा। और आजकल नीलगिरी कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में भी क्या होता है बेटा, ये कॉफी का कल्टीवेशन किया जाता है। तो कॉफी के बारे में छोटा सा याद रखना है बेटा, पूरे वर्ल्ड में जितना कॉफी का प्रोडक्शन होता है इंडिया में 3.2% होता है। बाबा बुदान हिल्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है कर्नाटका का बेटा। अरेबिक वेरायटी की यहाँ पे पसंद की जाती है पूरे वर्ल्ड में, जो कि यमन के व्यापारी लेके आए थे। और याद रखना बेटा क्या बात हो रही है कि कॉफी में इंडिया वर्ल्ड में सबसे पहले नंबर पे कौन सी कंट्री आती है बेटा, तो ब्राजील आती है। ब्राजीलियन कॉफी, कभी सीसीडी गए हो बेटा कैफे कॉफी डे पे, तो वहां पे एक ब्राजीलियन कॉफी मिलती है बेटा 800-900 रुपए की। ठीक है, मत पीना बेटा, 800-900 रुपए में पूरा घर परिवार क्या करेगा, आपका रेस्टोरेंट में खाना खा के आ जाएगा। ठीक है, तो ब्राजीलियन कॉफी जो है बेटा, तो वर्ल्ड में जो है फर्स्ट रैंकिंग पे कौन आता है बेटा कॉफी के प्रोड्यूसिंग में, वो आता है बेटा अपना कौन सा, ब्राजील। ठीक है, चलिए अब कॉफी के बाद और कौन सी अदर देन ग्रेप्स, तो आ जाएगा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स क्या होती है बेटा, जिसमें हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का कल्टीवेशन करते हैं। क्या करते हैं बेटा हम, जिसमें हम
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का कल्टीवेशन करते हैं। ठीक है बेटा, तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में जो है बेटा इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बेटा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, आफ्टर चाइना। याद रखना बेटा, चाइना हर जगह टॉप मार रहा है। और ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट फ्रूट्स होते हैं, यानी कि ट्रॉपिकल जोन ये हो गया बेटा, ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला, और इसके ऊपर का जो रीजन होता है टेम्परेट जोन होता है, यहां पे इसका कल्टीवेशन किया जाता है। अब कौन कौन से फ्रूट जो है कहां के फेमस है, तो याद रखना बेटा महाराष्ट्र के मैंगोस बहुत फेमस है बेटा। हाफूस आम आता है ना बेटा, अल्फोंसो आम, बहुत शानदार आम होते हैं बेटा, खाते मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, अल्फोंसो आम होते हैं बेटा, महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत जबरदस्त। नागपुर के ऑरेंजेस फेमस है बेटा, संतरे फेमस है बेटा नागपुर के। केरला के बनानास फेमस है बेटा, केले फेमस है बेटा केरला के। ठीक है, लीची और गुआवा, गुआवा क्या होता है बेटा, आंध्र, वो अपना अमरूद जिसे हम पेरू भी बोलते हैं, वो यूपी का फेमस है बेटा। ठीक है, पाइनएप्पल जो है बेटा वो मेघालय के फेमस है। और ग्रेप्स जो अंगूर है बेटा, जिससे सबसे ज्यादा क्या बनती है बेटा, लिकर बनती है बेटा, तो आंध्र प्रदेश का फेमस है बेटा वो। और एप्पल्स, कश्मीरी सेब, एप्रिकॉट्स, अखरोट वगैरह बेटा, ये सब क्या है बेटा, जम्मू एंड कश्मीर की क्या है बेटा, फेमस है। तो ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है बेटा, जो बताया गया है कौन कौन से फ्रूट जो है किस किस स्टेट की क्या है बेटा ज्यादा फेमस है। और याद रखना बेटा, पूरे वर्ल्ड में जितने वेजिटेबल्स का कल्टीवेशन किया जाता है उसमें से 13% वेजिटेबल्स का कल्टीवेशन इंडिया में किया जाता है। और इंडिया में मेन वेजिटेबल्स का कौन कौन सा कल्टीवेशन होता है, तो चना ग्रो किया जाता है, फूल गोभी है, प्याज है, पत्ता गोभी है, टमाटर है, बैंगन है और पोटैटो है। ठीक है, इन सब का कल्टीवेशन किया जाता है। तो ये क्या है बेटा, ये है वेजिटेबल्स। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है बेटा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है बेटा ये। ठीक है, कौन सी क्रॉप्स है बेटा, ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है बेटा। हो गया बेटा, चलिए अब आगे देखते हैं बेटा, हम नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे। ऐसी क्रॉप्स जिनका कल्टीवेशन खाने के लिए नहीं किया जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे रबर के बारे में। रबर जो है बेटा इक्वेटोरियल क्रॉप है, यानी कि ये इक्वेटोरियल रीजन में ग्रो करी जाती है, ये इक्वेटर के आसपास। अब जाहिर सी बात है, गर्मी ज्यादा है तो या बारिश भी ज्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है रबर को पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी। लेकिन याद रखना बेटा, स्पेशल टेक्निक्स का इस्तेमाल करके इसे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में भी ग्रो किया जा सकता है। यानी कि इसका नेचर जो है वो इक्वेटोरियल क्रॉप है, यानी कि इक्वेटर के आसपास ग्रो करी जाती है। लेकिन स्पेशल टेक्निक्स का इस्तेमाल करके बेटा इसे हम क्या कर सकते हैं, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में भी कल्टीवेट कर सकते हैं। ठीक है, रेनफॉल इसे चाहिए होती है बेटा 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा, और टेम्परेचर चाहिए इसे 25 डिग्री सेल्सियस का। जाहिर सी बात है रेनफॉल की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी क्योंकि इक्वेटोरियल क्रॉप है। और रॉ मटेरियल है बेटा इंडस्ट्रीज का, इससे बेल्ट बनती है, चप्पल बनते हैं, जूते बनते हैं, टायर बनते हैं, तो रबर से बहुत सारी चीजें बनती है बेटा। ठीक है, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट क्या है बेटा रबर का, तो केरला। साउथ के ज्यादा रहेंगे बेटा, क्योंकि साउथ जो है, साउथ के जो स्टेट्स है बेटा इक्वेटर के ज्यादा नजदीक है बेटा, तो वहां पे वैसा क्लाइमेट पाया जाता है जैसा रबर के लिए सुटेबल हो। तो केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका है, अंडमान निकोबार आइलैंड है, और गारो हिल्स ऑफ मेघालय, जहां ज्यादा बारिश होगी। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इसके कुछ खास आ जाएंगे, लेकिन लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है बेटा, केरला है। और याद रखना बेटा, इंडिया की रैंकिंग कौन सी है बेटा, 4th रैंकिंग है पूरे वर्ल्ड में नेचुरल रबर प्रोड्यूसर्स में, यानी कि रबर के प्रोडक्शन में इंडिया की कौन सी रैंकिंग है बेटा, 4th नंबर की रैंकिंग आती है। क्लियर बेटा, अब हम देखेंगे बेटा आगे फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स क्या होती है बेटा, तो देखिए इंडिया में जो है 4 तरीके की फाइबर क्रॉप्स का कल्टीवेशन किया जाता है, जैसे कॉटन, जूट, हेम्प और नेचुरल सिल्क। ये 4 तरीके के मेजर फाइबर, कॉटन, जूट, हेम्प और नेचुरल सिल्क का कल्टीवेशन होता है। लेकिन 3 तरह के फाइबर से बेटा जो पेड़ पे या पौधे पे ग्रो किए जाते हैं, मिट्टी पे ग्रो किए जाते हैं, लेकिन सिल्क जो है पेड़ पे ग्रो नहीं होता है। सिल्क का जो फॉर्मेशन होता है बेटा, उसमें क्या करते हैं, सिल्क वॉर्म जो है वो मलबरी प्लांट्स की लीव को खाता है, उसके बाद वो कुकून में कन्वर्ट होता है, उसके ऊपर एक खोल जमा हो जाता है। फिर उस कुकून से वो बटरफ्लाई बने, उससे पहले उसे क्या करते हैं बेटा, पानी में उबाल देते हैं, जिससे अंदर का जीव मर जाता है और सिर्फ वो कुकून बचा रह जाता है, जिससे वो धागा बनता है, जिसे हम सिल्क कहते हैं। और इस पूरे फॉर्मेशन को सेरीकल्चर कहा जाता है। जो सिल्क का कल्टीवेशन किया जाता है उसे सेरीकल्चर कहा जाता है। और हमने मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर पढ़ा था बेटा कि सिल्क का इन्वेंशन आज से 7,500 या 7,000 साल पहले चाइना के लोगों ने किया था बेटा, जिससे सिल्क रूट भी डेवलप हुआ था, जहां से ईस्ट एशिया से जो है वेस्टर्न यूरोप में या वेस्ट में क्या हुआ करता था बेटा, सिल्क जो है ट्रेड हुआ किया करता था। ठीक है बेटा, तो याद रखना 4 तरीके के फाइबर ग्रो किए जाते हैं, कॉटन, जूट, हेम्प और सिल्क। लेकिन कॉटन, जूट और हेम्प का कल्टीवेशन सॉइल पे किया जाता है, लेकिन सिल्क जो है उसका पूरा एक फॉर्म होता है बेटा, कुकुन्स वगैरह पानी में उबाल के किया जाता है, जिसे हम सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। तो पहला फाइबर हम पढ़ेंगे बेटा जिसका नाम है कॉटन। अब कॉटन याद रखना बेटा, ऐसा माना जाता है कि कॉटन का जो ओरिजिन है वो इंडिया से माना जाता है, लेकिन फिर भी इंडिया जो है 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का। तो पहला कौन है बेटा वर्ल्ड में, तो पहला है वापस से चाइना। याद रखना बेटा, कॉटन का ऐसा माना जाता है कि इसका ओरिजिन कहां से माना जाता है, इंडिया से माना जाता है, लेकिन इंडिया इज द 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना।
ठीक है बेटा। और कॉटन की रिक्वायरमेंट कहां रहती है बेटा, तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आता है बेटा इसका ये। और याद रखना बेटा, हमने रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट के अंदर सॉइल पढ़ी थी, जिसमें हमने ब्लैक सॉइल का नाम पढ़ा था, ब्लैक कॉटन सॉइल। तो कॉटन का कल्टीवेशन मोस्टली ब्लैक सोइल पे किया जाता है, और ब्लैक सोइल आपको ज्यादातर देखने को मिलेगी डेक्कन प्लेटू के आसपास के रीजन में। तो इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा हो जाएगा बेटा, लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट इसको हो जाएगा बेटा महाराष्ट्र। कौन हो जाएगा बेटा, महाराष्ट्र हो जाएगा। याद रखना बेटा इसको कि लाइट रेनफॉल ही से चाहिए, ठीक है, 210 दिन चाहिए होते हैं बेटा इसको बिल्कुल बारिश के बिना, ताकि ग्रो हो सके। और 6 से 8 महीने लगते हैं इस पूरी फसल को मैच्योर होने में। यानी कि कॉटन का कल्टीवेशन अगर आप करोगे तो 6 से 8 महीने लगते हैं बेटा इसे पूरी तरीके से मैच्योर होने में। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है बेटा इसका, महाराष्ट्र। हाँ, गुजरात में भी होता है, मध्य प्रदेश में भी होता है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, यूपी में भी इसका कल्टीवेशन होता है। लेकिन लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा हो जाएगा बेटा कॉटन का, अपना कॉटन का हो जाएगा बेटा अपना कौन सा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की शान कौन है बेटा, महाराजा छत्रपति शिवाजी। याद है बेटा। पढ़ लो बेटा इसको। अब आगे देखते हैं बेटा जूट। जूट के बारे में देखते हैं बेटा। जूट, जूट को बेटा गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स कलर, ठीक है, गोल्डन कलर का होता है ये, ठीक है, इसलिए इसे गोल्डन फाइबर कहते हैं बिकॉज ऑफ इट्स कलर, ठीक है। जूट जो है बेटा वही वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल पे फ्लड प्लेन्स वाले रीजन में ग्रो करेगा बेटा, जहां पे फ्लड आते रहते हैं और मिट्टी जो है हर साल रिन्यू होती रहती है। भाई फ्लड कैसे आते हैं, देखिए नदी नॉर्मल बह रही है, बारिश आएगी तो नदी का फ्लो बढ़ेगा, तो अपने साथ मिट्टी की कटाई ज्यादा करेगी। लेकिन जैसे बारिश रुकेगी तो नदी नॉर्मल फ्लो पे आ जाएगी और डिपोजिशन ज्यादा होगा। तो ये वहां पे ग्रो करेंगी बेटा जूट, जहां पे फ्लड प्लेन्स आते हैं और हर साल नई मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। टेम्परेचर से ज्यादा चाहिए, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है बेटा इसका, वेस्ट बंगाल, क्योंकि वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा बाढ़ आती रहती है। और बिहार, आसाम, उड़ीसा, मेघालय, ये भी मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। जूट से क्या बनता है बेटा, तो बोरियां बनती है बेटा, मैट बनते हैं, रस्सियां बनती है, यान बनता है, कारपेट बनते हैं नीचे बिछाने के, और बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स भी बनते हैं। लेकिन याद रखना बेटा जूट का कल्टीवेशन कम होता है, तो इसलिए एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव होने की वजह से इसका मार्केट कम होता जा रहा है बेटा, और इसका मार्केट में सब्स्टिट्यूट भी आ गया है, जिसे हम नायलॉन कहते हैं बेटा। नायलॉन जो है सिंथेटिक फाइबर है, हालांकि जूट जितना मजबूत नहीं होता है, लेकिन हाँ जूट के सब्स्टिट्यूट में से इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये सस्ता होता है जूट के कंपेरिजन में। तो याद रखना एक सिंथेटिक फाइबर है नायलॉन। नायलॉन ने क्या किया है बेटा, इसका मार्केट को पीट के रख दिया है। हालांकि जूट की क्वालिटी बहुत शानदार होती है, आज भी जो गेहूं की बोरियां होती है बेटा वो जूट की ही बनती है। क्लियर है बेटा, पढ़ लो बेटा इसको। चलिए बेटा, अब आगे हम देखते हैं बेटा कि समय के साथ साथ क्या क्या बदलाव किए गए एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। तो देखिए, It was mentioned in the previous pages that agriculture has been practiced in India for thousands of years. हमने देखा कि पिछले 1000 सालों से बेटा इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस किया जा रहा है। Sustained uses of land without compatible technological institutional changes have hindered the process of agriculture development. और अगर हमने समय के साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजिकल या इंस्टीट्यूशनल बदलाव नहीं किए, तो कहीं ना कहीं ये एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट को क्या कर देगा बेटा, स्लो कर देगा, ठीक है। In spite of development of sources of irrigation, most of the farmers in large parts of country still dependent upon monsoon and natural fertility in order to carry on their agriculture. डेवलपमेंटल टेक्नोलॉजी होते हुए भी, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स होते हुए भी, आज भी इंडिया के काफी सारे हिस्सों में किसान जो है बेटा पूरी तरीके से मानसून के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं बेटा, जिससे क्या होता है एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट है बहुत ही स्लो हो पाता है। तो पॉपुलेशन जो बढ़ती जा रही है बेटा, तो उसमें जाहिर सी बात है रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा है फूड ग्रेन्स की बेटा, तो एक सीरियस चैलेंज है। तो एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स लाइवलीहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन नीड्स सम सीरियस टेक्निकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। और एग्रीकल्चर जो है बेटा 60% से ज्यादा लोगों का रोजगार देता है, उनका घर चलाता है, तो बहुत जरूरी है कि इसके अंदर कुछ बदलाव किए जाए बेटा, ताकि इसके डेवलपमेंट को तेजी से किया जा सके, जैसा कि और देश कर रहे हैं। क्लियर है बेटा, बात आपको समझ में आ रही है? एक सेकंड बेटा, मेरा शूज उतर गया था। ठीक है बेटा, तो देखिए तो क्या क्या पोजीशन किए गए, तो देखिए कलेक्टिवाइजेशन यानी कि मिलजुल के कल्टीवेशन करना, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कॉपरेशन करके कल्टीवेशन करना, और जमींदारी सिस्टम को खत्म किया गया बेटा, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आ सके बेटा आजादी के बाद। लैंड रिफॉर्म्स वाज द मेन फोकस ऑफ आवर फर्स्ट 5 ईयर प्लान। जब आजादी के बाद पहले इलेक्शन हुए बेटा, तो जो 5 साल की योजनाएं बनाई जाती थी, 5 ईयर प्लान बनाए जाते थे, उसमें लैंड रिफॉर्म्स को मेन इंपॉर्टेंस दी गई, ताकि लैंड से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड मुद्दे क्या हो सके बेटा, सॉल्व हो सके।
क्लियर है बेटा। जो गवर्नमेंट है इंडिया की बेटा, उसने भी क्या किया है बेटा, काफी सारे 1960 से लेकर 70s के बीच में क्या किया है बेटा, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर काफी सारे रिफॉर्म किए। जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन आया था बेटा, इसे हम हरित क्रांति बोलते हैं बेटा, जिसमें वीट के बारे में बात की गई थी, जिसमें क्या हुआ था बेटा, HYV सीड्स का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन और फिर व्हाइट रिवोल्यूशन भी आया बेटा, जो दूध के ऊपर बेस्ड था बेटा, ऑपरेशन फ्लड, जिसमें डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा दिया गया। लेकिन इसके अंदर एक लिमिटेशन थी बेटा। क्या लिमिटेशन थी कि ग्रीन रिवोल्यूशन और व्हाइट रिवोल्यूशन का फायदा जो है कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स को ही हुआ था। ग्रीन रिवोल्यूशन का फायदा मोस्टली पंजाब, हरियाणा, MP, वेस्टर्न यूपी को हुआ, और व्हाइट रिवोल्यूशन का फायदा उन स्टेट्स को ज्यादा हुआ जहां पे लाइव स्टॉक की काउंटिंग क्या है बेटा, ज्यादा है। तो क्या हुआ बेटा, 1980s और 1990s में काफी सारे बदलाव किए गए बेटा, ताकि सारी चीजें क्या हो सके बेटा, बेहतर हो सके। तो देखिए, क्रॉप इंश्योरेंस का प्रोविजन लाया गया सरकार के जरिए कि अगर क्रॉप खराब हो जाती है सूखे की वजह से या बाढ़ की वजह से या कीड़े लग जाने की वजह से, तो उसमें क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, ग्रामीण बैंक सेटअप किए गए सरकार के जरिए ताकि किसानों को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिल सके। कोऑपरेटिव सोसाइटीज और बैंक्स प्रोवाइड करवाई गई बेटा, ताकि किसान सस्ती रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन ले सके और अपना काम कर सके। किसान क्रेडिट कार्ड KCC चालू किया गया बेटा, इसमें 50,000 से 1 लाख तक का लोन मिल जाता है किसानों को, बिल्कुल लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम लाई गई सरकार के जरिए। ये सब इसलिए किया गया बेटा ताकि फार्मर्स का फायदा हो सके और ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके बेटा, कल्टीवेशन कर सके। मौसम को लेकर लगातार बुलेटिन्स जारी की जाती थी बेटा, रेडियो टेलीविजन के जरिए, ताकि किसानों को पता चलता रहे बेटा। और MSP सरकार के जरिए लागू की गई, मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागू की गई बेटा, ताकि हर एक इंडिविजुअल फार्मर को जिसने उसने कल्टीवेशन किया उसका एक मिनिमम प्राइस तो उसको मिल सके, वो घाटे में अपनी क्रॉप को सेल ना करे। MSP पे मुद्दे बढ़ते रहते हैं बेटा, आपको पता है 2 बार आंदोलन हो चुके हैं MSP के मुद्दे को लेकर ही। MSP का मतलब मुद्दा ये होता है बेटा कि किसान ने अगर 20 रुपए लगाए हैं तो वो क्रॉप जो है 10 रुपए में ना जाए, कम से कम 25 या 30 रुपए में तो जाए, मतलब कम से कम उसे एक मिनिमम सपोर्ट तो मिले। एक तो कल्टीवेशन करके 20 रुपए लगा रहा है पर केजी के अंदर और उसे पैसा मिल रहा है 10 रुपए, तो वो तो उसके लिए घाटा है, जाहिर सी बात है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर किसान जो चीजें कल्टीवेशन कर रहा है तो उसको एक मिनिमम प्राइस तो उसको मिले, ताकि वो अपने गुजारे को आगे बढ़ा सके। तो इस तरीके से कुछ टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए गए बेटा सरकार के जरिए, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बदलाव किए जा सके और उसमें डेवलपमेंट किया जा सके और मिडलमैन को हटाया जा सके। अब एक लास्ट आपको आंदोलन पढ़ना है बेटा, भूदान ग्रामदान आंदोलन। इसको मैं आपको ओरली समझा देता हूं बेटा, भूदान ग्रामदान आंदोलन क्या था। देखिए बेटा, महात्मा गांधी के एक बहुत ही बड़े स्पिरिचुअल हायर हुआ करते थे, स्पिरिचुअल भक्त हुआ करते थे, जिनका नाम था विनोबा भावे। वो महात्मा गांधी से काफी ज्यादा प्रभावित थे और वो महात्मा गांधी के साथ घूम घूमकर सत्याग्रह की आइडियोलॉजी को लोगों तक पहुंचाते थे। सत्याग्रह यानी कि सत्य के द पावर ऑफ ट्रूथ, सत्य के बेस पर आधार पर लड़ाई करना और सामने वाले को सच दिखा दो ताकि वो क्या कर ले बेटा, अपने आप हार मान ले। तो इस तरीके से विनोबा भावे और महात्मा गांधी ने गांव गांव घूमकर बेटा सत्याग्रह की आइडियोलॉजी को फैलाया। लेकिन 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की डेथ हो जाती है, हम कह देते हैं उन्हें मार दिया जाता है नाथुराम गोडसे जी के जरिए, जो भी बातें हैं। उसके बाद विनोबा भावे पद यात्रा करते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, लोगों को सत्याग्रह की आइडियोलॉजी के बारे में बताते हैं। तो ऐसे ही विनोबा भावे एक दिन पहुंचते हैं पोचमपल्ली, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश स्टेट के गांव पोचमपल्ली में पहुंचते हैं और वहां पे किसानों से वो बातचीत कर रहे थे। तो कुछ लैंडलेस विलेजर्स उस सभा में से उठ के विनोबा भावे जी से क्या बोलते हैं कि आप हमें कुछ लैंड प्रोवाइड करवाइए ताकि हम उस पर कल्टीवेशन करके अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा सके। ठीक है, विनोबा भावे ने बात सुनी कि ठीक है, बात तो जायज है। तो उन्होंने वादा तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं सरकार से बातचीत करूंगा इस बारे में कि आप लोगों की सहायता करी जा सके। वादा नहीं किया, लेकिन भरोसा दिलाया, आश्वासन दिया। इतने में ही उस सभा में से एक व्यक्ति उठे जिनका नाम था श्री रामचंद्र रेड्डी, और ये थे बेटा भामाशाह। भामाशाह कौन होते हैं बेटा? जिन्होंने इतिहास में बहुत बड़ा डोनेशन दिया देश के लिए या देश के लोगों के अच्छे भविष्य के लिए। तो श्री रामचंद्र रेड्डी ने उस सभा में से उठ के घोषणा करी कि मैं अपनी 80 एकड़ की जमीन गांव के 80 विलेजर्स को दान करता हूं। तो ये उन्होंने क्या किया बेटा? जमीन का दान किया। इसे ही हम बोलते हैं भूदान। भू का मतलब जमीन और दान का मतलब डोनेशन। तो श्री रामचंद्र रेड्डी ने जब 80 एकड़ जमीन का दान किया बेटा 80 विलेजर्स को, तो इसी से शब्द निकला भूदान। उसके बाद इनकी जानकारी जो है, जिस तरह से उन्होंने भूदान किया, वो जगह जगह पे फैला और भी भामाशाह आगे आए, और जिनके पास बहुत सारे गांव थे, 10-10, 12-12, 15-15 गांव थे, तो उन बड़े बड़े भामाशाहों ने क्या किया बेटा? किसानों की डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए उन बड़े बड़े भामाशाहों ने क्या किया बेटा? गांवों को भी दान दिया। तो ग्राम मतलब यहाँ पे दान है, ग्राम का मतलब यहाँ पे गांव है, और दान का मतलब यहाँ पे डोनेशन है। तो इसी से क्या हुआ बेटा? ग्राम दान शब्द निकला। और इस आइडियोलॉजी को, भूदान की और ग्राम दान की आइडियोलॉजी को विनोबा भावे ने जगह जगह पे पहुंचाया, और बहुत सारी जगह पे ऑल ओवर इंडिया में जमीनों का दान किया गया और गांवों का दान किया गया। और इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को हम ब्लडलेस रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, जिसमें बिना किसी खून, बिना किसी हिंसा का इस्तेमाल करके बड़े बड़े भामाशाहों ने बेटा जमीनों का दान और गांवों का दान भी किया। और इसी के तहत भूदान ग्रामदान आंदोलन अपना खत्म होता है, और यहीं पर ही हमारा एग्रीकल्चर चैप्टर भी क्या होता है बेटा? दी एंड होता है। हालांकि इसमें पहले पिछले साल MSP है ना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, PDS सिस्टम वगैरह वो भी थे, लेकिन अब वो हट चुके हैं बेटा। तो अब इसमें क्या है बेटा? अब ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म होता है।
तो एग्रीकल्चर चैप्टर अपना कंप्लीट होता है बेटा। जो नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा आपके लिए इसका, उसमें हम से कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम अपने कारवां को आगे बढ़ाएंगे और हम पॉलिटी के थर्ड चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही बेटा। आई होप आपको सारी की सारी चीजें समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो आपका तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, मैं वहां पे आपको जवाब दे दूंगा। जल्दी ही मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।